हेलो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इतिहास भाग 1 के पहले चैप्टर को आधा कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम उसको पूरा कवर करेंगे। यह उसी का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। हड़प्पा समाज में जो इतिहासकार होते थे वो सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नता का पता कैसे लगाते थे, मतलब वो कैसे पता करते थे कि वहाँ पे भी सामाजिक विभिन्नता, जैसे समाज में ऊंच नीच और आर्थिक विभिन्नता, अमीरी गरीबी उपस्थित थी। इसको पता करने के लिए जो इतिहासकार होते थे वो क्या करते थे। तो हड़प्पा स्थल में जितने भी समाधान मिले हैं, आमतौर पर इनके अध्ययन से ही जो इतिहासकार होते हैं वो इनके हड़प्पा समाज में उपस्थित सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नता का पता लगाते हैं। कैसे, चलो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हड़प्पा स्थलों में जितने भी संविधान मिले हैं, आमतौर पर इनके गर्तों की इनको जिसमें दफनाया जाता था तो इनकी गर्तों की बनावट ना अलग अलग पाई गई है। कई स्थानों पर तो गर्तों की सतह पर ईंटों की चिनाई की गई है, जो हड़प्पा समाज में सामाजिक विभिन्नता की ओर इशारा करती है। इतिहासकार जो है वो अनुमान लगाते हैं कि ये जो गर्तों की अलग अलग बनावट पाई गई है वो इस समाज की सामाजिक विभिन्नता दर्शाती है। चलो अब आगे बात करते हैं कि कुछ कब्रों के अध्ययन के दौरान उनमें मिट्टी के बर्तन, आभूषण और कई चीज़ें उनमें पाए गए हैं, जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये मरने के बाद भी इनका प्रयोग करते थे। पुरुष तथा महिला दोनों की कब्रों के साथ ज्वेलरी जैसे आभूषण मिले हैं। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मरने के बाद इंसान को जब दफनाया करते थे तो उनमें उनके साथ कुछ ज़रूरत के सामान को भी दफनाते थे। लेकिन इतिहासकार यह भी कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो इनके साथ ना बहुमूल्य वस्तुओं को दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। चलो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। जो हमारा दूसरा पॉइंट है विलासिता की वस्तु की खोज। अच्छा, विलासिता की वस्तु क्या होती है? विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु होती है जो ऐशो आराम या जो शौफ के लिए होती है ज़्यादातर, या जो ज़्यादातर अमीर वर्गों के पास होती है, जैसे आज के समय में सोना चांदी हीरे जवाहरात। उस समय विलासिता की वस्तु की बात की जाए तो उस समय विलासिता की वस्तु फ्योन्स की वस्तु मानी जाती थी। फ्योन्स की जो बनी वस्तु होती थी वो बड़ी ही रेयर होती थी, मतलब वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती थी। और फ्योन्स की जितनी भी वस्तु होती थी वो विलासिता की वस्तु का एक उदाहरण मानी जाती है। अच्छा, फ्योन्स की वस्तु का जो बनाई जाती थी, फ्योन्स की वस्तु को उसको बनाने में सुई, शंख और आदि बहुत जितने भी कीमती वस्तु थे उनसे उनको बनाया जाता था, इसलिए भी वो एक विलासिता की वस्तु थी। तो जिनके पास ये वस्तु पाई गई है वो इतिहासकार के अनुसार वो उच्च वर्गीय होते थे, और इतिहासकार इससे ये भी अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे ऊंच नीच उपस्थित था, यानी आर्थिक विभिन्नता वहाँ पे थी। चलो अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, या शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान कैसे करते थे इतिहासकार। देखो, शिल्प उत्पादन के विषय की जानकारी में इतिहासकार बोलते हैं कि चुनहोदड़ो जैसे छोटे छोटे शहर जो मोहनजोदाड़ो की तुलना में बहुत ही छोटे थे, ऐसे छोटे जो शहर थे वो पूरी तरह से शिल्प उत्पादन के काम में लगे हुए थे, जिनमें मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म करना, मोहर बनाना, बाट बनाना, ये सारे काम शामिल थे। ये मनके बनाने के लिए सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग करते थे जो बहुत ही मुलायम होती थी, और कभी कभी तांबा, कांसा, सोना, इन सब का भी ये प्रयोग करते थे। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान, कि हड़प्पा सभ्यता में इतिहासकार या पुरातात्विक जो होते थे वो कैसे पता लगाते थे कि उस समय शिल्प उत्पादन के केंद्र कौन कौन से थे। शिल्प उत्पादन के केंद्र का मतलब कहाँ कहाँ पे ये चीज़ मैन्युफैक्चर की जाती थी, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें जो थी मन के उनके ये बनाए जाते थे। इसका इतिहासकार कैसे पता लगाते हैं? तो देखो, इसका पता लगाने के लिए इतिहासकार सबसे आसान वस्तु जो होती है वो होता है कूड़ा करकट। इसका प्रयोग करते थे। जहाँ पर भी ये कूड़ा करकट बड़ी मात्रा में पाया गया है उस स्थान को इतिहासकारों ने शिल्प उत्पादन के केंद्र माने हैं। देखो चलो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलो आप कहीं पे कोई फैक्ट्री डालते हो और वहाँ पे उस चीज़ का प्रोडक्शन करते हो या उत्पादन करते हो, तो वो उत्पादन के दौरान जो उसके रॉ मटेरियल होंगे,
और जो उसके बनाते समय जो उसका कूड़ा करकट होगा वो वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाएगा और कहीं पे वो नहीं मिलेगा। इसी चीज़ का इतिहासकार स्रोत के रूप में प्रयोग करके जिन स्थानों पर ये पाए गए हैं उनको शिल्प उत्पादन केंद्र माने हैं। अच्छा, शिल्प उत्पादन केंद्र की पहचान करने के लिए पुरातात्विकों ने वहाँ पे जो पाए गए प्रस्तर, पिंड, शंख, आश्रय, कच्चा माल और अन्य त्यागी हुए वस्तु को वो उसके स्रोत के तौर पर लिया है। ठीक है। अच्छा, कई इतिहासकारों को एक बात बड़ी अजीब लगी कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहरों में भी ये सारी चीज़ें पाई गई, जिससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि इन स्थानों पर भी शिल्प उत्पादन का काम किया जाता था। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, माल प्राप्त करने की नीतियाँ। देखो, शिल्प उत्पादन के काम के लिए रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत पड़ती थी, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये कच्चे माल कहाँ से मंगवाते थे? जब इन्हें कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी तो कुछ जो रॉ मटेरियल होते थे, कच्चे माल होते थे, वो जैसे मिट्टी, ये स्थानीय स्तर पर तो मिल जाते थे, परंतु पत्थर, लकड़ी, धातु, ये सब ना ये बाहर से मंगवाते थे। और अगर बात करें साधनों की तो ये आने जाने के लिए वहाँ पे जल साधन और स्थल साधन दोनों उपस्थित थे। तो ये दोनों जगह से उनका व्यापार करते थे। नागेश्वर तथा बालकोट से शंख ये मंगवाते थे। सुतरघई नामक स्थान से, जो कि पता है तुम्हें अफ़गानिस्तान में है, नीले रंग का कीमती पत्थर वहाँ से मंगाया जाता था। लोथल जो आधुनिक गुजरात में है वो कार्नेलियन के लिए प्रसिद्ध था। राजस्थान के खेतड़ी अचल तांबे के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि दक्षिणी भारत सोने के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं कि दूर के क्षेत्र की या अपने देश से बाहर के कहाँ कहाँ पर ये व्यापार करते थे। तो ये अरब प्रायद्वीप के देश जितने भी थे, जैसे मेसोपोटामिया, आधुनिक अगर बात करें मेसोपोटामिया की तो ईरान, इराक है, वहाँ से ये व्यापार करते थे। मिस्र से भी इनका व्यापार था, ओमान से भी इनका व्यापार था। हाँ, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये लोग ओमान से तांबा लाते थे। ऐसा इतिहासकार क्यों कहते हैं? क्योंकि ओमान से तांबा लाते थे, वहाँ के एक जार में तांबे के अंदर निकल के अंश मिले हैं, जिससे ये इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि ये ओमान से तांबा लाते थे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, मोहरे लिपि तथा बाट। देखो, मोहरे का प्रयोग जो होता था ना, लंबी दूरी के व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जाता था। जैसे मान के चलो एक सामान ले लिया गया, उस सामान पे रस्सी से उसको बांध दिया गया। फिर मिट्टी को गीला करने के बाद उसको उसके लेप बनाकर, मतलब वही जैसे बचपन में खिलौना बनाते थे, और उसे बनाकर उस पर लगा दिया गया और फिर मोहरों से उस पर छाप दे दिया गया, जिससे अगर वो माल वहाँ जाते जाते उसके साथ अगर छेड़छाड़ की गई होगी तो वो मोहर का जो होता है उसको अपने से टूट जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि जो माल था उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इसी के लिए मोहरों का वो प्रयोग करते थे व्यापार के लिए, लंबी दूरी के व्यापार के लिए मोहरों का वो प्रयोग करते थे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, लिपि। देखो, लिपि जो थी ना, वो वहाँ की इतिहासकारों ने इसको एक अनोखी लिपि कहा है। क्यों? क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इन लिपि पर चित्र तथा प्रतीक का प्रयोग किया गया था। जो सबसे लंबा अभिलेख या जिस पर सबसे लंबा चिन्ह पाया गया वो 26 चिन्ह थे, और कुल 375 से 400 चिन्ह पाए गए हैं। लिपि में चित्रों का प्रयोग इसलिए किया गया होगा क्योंकि अनपढ़ लोग उनको आसानी से समझ सके, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। अब रह जाता है हमारा बाट। तो देखो, जो बाट होता था वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के आकार जो होते थे वो घनाकार के होते थे, और जो इनके वज़न की बात करें तो ये 2 गुने आकार से बढ़ते थे। जैसे 1 किलो का था, फिर 2, फिर 4, फिर 8 किलो, 16 किलो, 32 किलो, और जो सबसे भारी बाट पाया गया है वो है 12,800 किलो का। इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि छोटे बाटों का प्रयोग ये मनके, आभूषण तथा अन्य धातु को तोलने के लिए करते थे। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, प्राचीन सत्ता। हड़प्पा समाज में कोई राजा या शासक वर्ग था कि नहीं, इसको लेकर ना इतिहासकारों में आपसी मतभेद थे, और किसी इतिहासकार ने इसका सही उत्तर नहीं दिया है। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं वहाँ पे एक शासक वर्ग था। खुदाई में एक मूर्ति मिली है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, यानी उसको पुरोहित राजा कहा गया है। कुछ पुरातात्विक का मानना है कि वहाँ कोई राजा ही नहीं था। वहाँ की सामाजिक स्थिति समान थी, क्योंकि इतने बड़े शहर जैसे दुर्ग है, उसको अगर बनाना था तो बड़े पैमाने पर देखो मजदूर की ज़रूरत थी।
पड़ती थी। मैंने पहले भी बता रखा है कि दुर्ग जो था वो चबूतरे पे बना था, और चबूतरे की जिस प्रकार ऊंचाई थी, उस चबूतरे को बनाना था तो 70-75 लाख से ज़्यादा श्रम की आवश्यकता थी। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि अगर इतने बड़े शहर को बसाना था तो वहाँ के हर व्यक्ति का मजदूर होना ज़रूरी था। इसलिए इतिहासकार वहाँ लगाते हैं, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ पर कोई शासक ही वर्ग नहीं था, जबकि कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे एक नहीं, एक से अधिक शासक थे। जैसे मान के चलो मोहनजोदाड़ो में अलग शासक, हड़प्पा में अपना शासक। तो इतिहासकारों में शासक को लेकर कई मतभेद रहे हैं। किसी इतिहासकार ने सही से कोई प्रमाणित उत्तर नहीं दिया है। अब बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, सभ्यता के अंत की। देखो, अगर बात करी जाए कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो इस विषय पर भी अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। अलग अलग पुरातात्विक थे, उन्होंने अलग अलग मत दिए। जैसे कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस सभ्यता का अंत बाट और मोहर तथा मनकों के समाप्त हो जाने से हुआ, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाढ़ आ गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वनों की कटाई हो गई। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नदी सूख गए या नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। अब उत्तर क्या क्या देते हैं? देखो, जो इतिहासकार बोलते हैं बाट मोहरे मन के समाप्त हो गए, उससे इसका सभ्यता का पतन हो गया, क्योंकि उनका कहना है कि ये बाट मोहरे समाप्त हो गए, इससे लंबी दूरी के व्यापार ख़त्म हो गए और वो धीरे धीरे पलायन करने लगे और ये सभ्यता का अंत हो गया। कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, जिससे सभ्यता ख़त्म हो गई। कुछ कहते हैं बाढ़ आ गई, जिससे सभ्यता नदी के अंदर समा गई। कुछ कहते हैं वनों की कटाई हो गई, मौसम परिवर्तन हो गया, नदी सूख गई, नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जिससे लोग यहाँ से जाना धीरे धीरे शुरू कर दिया और इस सभ्यता का अंत हो गया। तो देखो, कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि बाहरी लोगों ने सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और इस सभ्यता का नष्ट कर दिया। तो अलग अलग इतिहासकार में अलग अलग मत है। किसी इतिहासकार ने इस विषय पर भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, कनिंघम का भ्रम। कनिंघम जो थे वो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। 19वीं शताब्दी के मध्य में इन्होंने इसका उत्खनन शुरू किया था। अच्छा, बात करते हैं इनके भ्रम की, तो ये ना हड़प्पाई मोहर का अर्थ निकालने के लिए 6ठी शताब्दी ईस्वी के स्रोत का प्रयोग कर रहे थे और इनकी तुलना उनके साथ कर रहे थे। और इसको यानी देखा जाए तो देखो, ये 6ठी शताब्दी के स्रोत ले लिए और हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर थे, लिपि थी, उनको समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 6ठी शताब्दी थी और ये हमारे उससे 20वीं से मतलब कि 1920 में इसको खोजा गया था, तो ये उससे बहुत बहुत पुरानी सभ्यता थी। तो इनकी तुलना और उनकी तुलना में, यानी उनके काल में और इसके काल में बहुत बड़ा अंतर था। तो यही इनका भ्रम था, यही इनकी गलती थी। अब आता है हमारा आखिरी टॉपिक, व्याख्या की समस्या या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक विश्वासों की जानकारी। देखो, सबसे अधिक समस्या जो पुरातात्विकों को आई थी वो उनके धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों को पता लगाने में हुई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि पुरातात्विक को जो भी चीज़ें असामान्य तथा अपरिचित लगती थी या अजीब लगती थी, उनको ये उनकी धार्मिक मान्यता से जोड़ देते थे। जैसे उनको आभूषण से लदी एक नारी मिली है, जिन्हें इतिहासकारों ने इन्हें मातृ देवी की संज्ञा दी है। कुछ पुरातात्विक के अनुसार ये लोग पेड़ पौधे की पूजा करते थे, जल की पूजा करते थे, लिंग की पूजा करते थे। एक मोहर पे एक योगी पाए गए हैं, एक मोहर पे एक योगी की तस्वीर बनी हुई है, वो मुद्रा अवस्था में बैठे हुए हैं, यानी पलथी मार के बैठे हुए हैं, और इतिहासकारों ने इसको भगवान शिव से जोड़ा है। तो इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा समाज के लोग भगवान शिव की भी आराधना करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और उसके आंसर भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें।